बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ हस्ब मामूल बुखारी साहब तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन आज वो स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं। आज वो हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ PJ मीर साहब तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में, और जावेद इकबाल साहब। क्या स्टोरीज़ हैं जी हमारे पास आज? ये जो TLP की टॉक्स हैं, आई थिंक इस पर ज़रा एक बहस होनी चाहिए। ठीक है जी जावेद। मेरा ख्याल इस पे भी बहस होनी चाहिए कि जो इमरान खान साहब ने कल एक तारीखी खिताब किया था, जिसमें तारीखी पैकेज का उन्होंने हवाला दिया था, और जैसे ही उन्होंने हवाला दिया उसके बाद चीनी को आग लग गई और महंगाई का जो तूफान। बुखारी साहब, ये डींगी का भी हमने सब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या ख्याल है, ये इस पर भी बात करनी चाहिए? इसकी बात जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो दो बड़ी स्टोरियां पहले जिनका तज़किरा किया गया है, मेरा तो ख्याल है इस घंटे में वही समेटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा एहसान किया कौम पर उन्होंने। लेकिन बहरहाल ये डंगी के हवाले से गुफ्तगू तो जरूर होगी। ठीक है ठीक है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है अपना दोस्तों, कि एक मायदा होता है, उस दिन मायदे में जो तासर दिया गया, कहा गया कि फ्रांसीसी सफ़ीर का मसला ज़ेर बहस नहीं है। ठीक, आज पता लगा कि नहीं, फ्रांसीसी सफ़ीर का मसला तो न सिर्फ ज़ेर बहस है बल्कि वो मौजूद है। और ये बात मुफ्ती मुनीब साहब भी नहीं कह रहे, बल्कि अब शेख रशीद साहब ने भी कहना शुरू कर दिया है। कुछ समझ नहीं आ रही है फिर ये मामला है क्या। एक तरफ 4th शेड्यूल का ख़ात्मा किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, और तहरीक के साथ जो लफ्ज़ कालदम था उसको ख़त्म किया जा रहा है, उनके लोग रिहा कर दिए जा रहे हैं। और अलहदा बात है कि एक सिपाही की डेड बॉडी एक खेत से बरामद हुई है, जिसके जिस्म पर इतनी ज़रबें हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, क्या कुछ समझाए, क्योंकि ये बात समझ नहीं आ रही है मुझे। देखिए, ये अगर आप इसको एक टॉप टियर में, वो कहते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं, तो फर्स्ट फ्लोर में इसका इंटरनेशनल रिपरकशन बड़ा महंगा पड़ेगा पाकिस्तान को। एक दूसरा, ये जब हम बात का, अभी आपने कहा कि मिनिस्टर एक बात कर रहे हैं और मुनीबुर रहमान साहब दूसरी बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से रशीद और ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। पहले नहीं थे, पहले मुख्तलिफ था ना। नहीं, पहले मुनीब ने कहा कि फ्रांसीसी सफ़ीर का मसला ज़ेर बहस आया ही नहीं, और अब तो वो डट गए इस पे। और वो हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा आया है, अब वो कहते हैं आया नहीं आया, अब आप इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ये जो आपके सैयद सरवर शाह सैफ़ी साहब, वो कहते हैं कि हम तो उसी स्टैंड पे खड़े हुए हैं, हम तो ब्लास्फेमी के स्टैंड पे खड़े हुए हैं, और यहाँ बात आती है। देखें, ये है कन्फ्यूजन। प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शंस दिए इंटीरियर मिनिस्टर को कि आप बात ना करें, एक बात करेगा TLP के, एज फार एज TLP इश्यूज कंसर्न, क्योंकि इसके अंदर इतनी एम्बिग्विटी आ गई है कि ऑल अराउंड कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। और जब ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, आपकी जो ये ब्रॉडकास्ट है, ये जब कोई डिसाइफर करता है और डिस्पैचेस में पढ़ता है, तो आपके अंदर जो एक जो अंदर की रियलिटी आती है, वो उसको मिसअंडरस्टैंड कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। अच्छा, जो PJ बात कर रहे हैं ना, इस हुकूमत का मैंने पहले भी 2 बातें की हैं और वो फिर मैं रिपीट करूंगा, चाहे वो इकोनॉमी का मामला हो, चाहे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का मामला हो, चाहे TLP को हैंडलिंग का मामला। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई है कि ना इनमें सियासी बसीरत है और ना इनमें फोरसाइटेडनेस है इस हुकूमत में, ना इतनी सोच है कि आज जो वो फैसले करने जा रहे हैं, उनके फैसले आने वाले वक्त में मुल्क पर क्या होंगे। एक बात की बात है, और तो यही भी मैं इसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं कि मुल्क पर क्या होंगे, और उसके बाद जो फोर्स, जिनके जवान शहीद हुए हैं और जख्मी हुए हैं, उनके मोरल पे क्या इफेक्ट आएगा। बुखारी साहब, मैं आपको एक बात आखिरी देखें, माजी में एक वाकया हुआ था सलाला का, जिसमें हमारे 24 जवान शहीद हुए थे, आपको याद होगा। ठीक है, 2011-12 का ये वाकया है। उसी वक्त हमने अमेरिकन को GLOC का जो मुआहदा था उसको कैंसिल किया, इसलिए कि हमने अपने मोरल, ट्रूप्स के मोरल को हाई रखना था। इधर आज भी वही मामला दरपेश है
कि आपके जवान शहीद हो चुके हैं, 6-7 डेड बॉडीज हैं, जख्मी लातादाद हैं। ठीक है। आज आप एक मुआहदा कर लेते हैं, मुआहदा करना अच्छी बात आप है। क्या कहना के चाह रहे हो? मतलब मैं ये अब जो नई कहना सूरत हाल है कि ये सफीर को नहीं मैं निकाला, कहता हूं कि निकालो, जिस ना निकालो। तरीके से आपने इस मामले को मिस हैंडल करके दोबारा हैंडल करने की कोशिश की है, उससे पूरी फोर्स के मोरल पे असर पड़ेगा। बुखारी साहब, ये बात अब आपके इल्म में भी आ गई होगी कि वफाकी वज़ीर इत्तलात के बारे में उनका ये कहना है कि मैं उनका रवैया पसंद नहीं करता, मुनीब साहब का ये कहना है। और फिर उन्होंने कहना है कि अब मुझे समझ नहीं आती है कि क्या किया जाए। अब शेख साहब ने दोबारा वो ये मौक़िफ़ दोहरा दिया कि ये मैंने दस्तखत किए थे, मुझे पता है कि ये बात सफ़ीर के बारे में हुई थी। पहले तो इस कन्फ्यूजन से आगे निकले ना, फिर बाकी बातें करते हैं ना, और जो बहुत सी बातें हैं। खान साहब, एक तो मुझे दूर बैठने का नुकसान ये हो रहा है कि सब अपनी अपनी बारी ले रहे हैं, मेरी बारी आखिर में आ रही है। आप जब होते हैं स्टूडियो में तो मेरी बारी पहले आ जाती है। लेकिन बहरहाल देखिए, गुजारिश ये है कि आज हमें ये तय नहीं करना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, ये तय करना चाहिए कि कौन कितना बड़ा झूठ बोल रहा है और सबसे बड़ा झूठ कौन बोल रहा है। पहले हमें हुकूमत ने पूरी कौम को मिसगाइड किया, मिस इन्फॉर्म किया। जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग वज़रा कर रहे थे, चाहे वो शेख रशीद थे, चाहे वो दूसरे वज़रा थे जो उससे पहले बातचीत कर चुके थे, कादरी साहब भी उनमें शामिल थे, पहले तो उन्होंने सबसे बड़ा झूठ बोला। हमें बताया ही नहीं कि असल में वो मांग क्या रहे हैं। फिर हमसे झूठ बोला क़यादत ने उस पार्टी की, जिसको अब कालदम कहना मेरे ख्याल से जुर्म हो जाएगा अनकरीब जल्दी। इस मुल्क में ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े ड्राई क्लीनिंग प्लांट्स हैं कि चाहे वो चीनी के आटे स्कैंडल के बड़े बड़े किरदार हों, वो 4-5 धुलाइयों में धुल के बिल्कुल वाश हो जाते हैं। इसी तरह मामला जो है वो अब ये इन जमातों का, ऐसी का जो हुकूमत की रिट को चैलेंज करते हैं, उनका भी होने जा रहा है। माजी में हमने देखा ऐसा नहीं हुआ था, चाहे वो लश्कर तैयबा थी, चाहे वो लश्कर झगवी थी, चाहे वो सिपाही मोहब्बत थी, किसी से कोई रियायत नहीं की गई। लेकिन ये जिस किस्म की रियायत इस दफ़ा की जा रही है, ये तो कभी तारीख में नहीं हुआ। बेमानी हो के रह गया जो सादिक साहब को जो गिरफ्तार किया था जिस प्रीटेक्स्ट पर। बुखारी साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, आपको और बाकी साथियों को भी एक नई बात में शरीक करना चाहता हूँ। ये कहते हैं मुनीब साहब कि मैंने आर्मी चीफ को कहा, ये जो लिबरल्स हैं ये अपना लाल मस्जिद के वाक़े पर रात 12 बजे तक तो बड़ा शोर मचाते रहे और हुकूमत को बुरा कहते रहे। रात 12 बजे जब हुकूमत ने एक्शन लिया तो ये अपना तमाम लिबरल्स जो हैं ये हुकूमत के मुखालिफत में शामिल हो गए। एक बात। दूसरी बात, पीजे मीर साहब और जावेद साहब, एक सेकंड, लेट मी फिनिश माय सेकंड पॉइंट ऑन दिस, ताकि एकदम ही डिबेट हो जाए। ये कहा जा रहा है कि जी रास्ता कोई नहीं था हमारे पास, कहा जा रहा है रास्ता हमारे पास कोई नहीं था, लाशें बहुत गिरती, मामला बहुत ख़राब हो जाता। अब बोलिए। माजरत के साथ मेरी गुजारिश ये है कि मैं एक तीसरा फरीक भी झूठ बोल रहा है, मुझे तो यूं ही लगता है, वो है मुफ्ती मुनीब साहब। उन्होंने पहले ये कहा कि ये तो कभी इशू ही नहीं था फ्रांस वाला जाने का, ना सफ़ीर का, ना सफारत खाना बंद करने का, ना ही यूरोपीय यूनियन के हवाले से कोई बात थी। अब वो कह रहे हैं मीडिया झूठ बोल रहा है। ज़रा अंदाज़ा फरमाएं इनके झूठों को, एक तो हम कवर करें और फिर खुद झूठे कहलाएं। ये अजीबोगरीब किस्म का काम हो रहा है। और यही वजह है कि हुकूमत की रिट जिसे कायम करने के लिए कोशिशें करने का दावा हुकूमत करती है, उस रिट को इतना कमज़ोर करती जा रही है कि आने वाली हुकूमतों के लिए इस किस्म की सूरत हाल को हैंडल करना नामुमकिन हो जाएगा। तो देखना यह है, मैंने जैसा पहले कहा कि कौन कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, और किसी का झूठ अब हमें कवर नहीं करना चाहिए। मीडिया की जिम्मेदारी यही है कि जो जो झूठ बोल रहा है उसका निकाब जो है वो उल्टे। मैं तो ये ईमानदारी से समझता हूं कि इस वक्त तक मीडिया के साथ तीनों फरीक झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो जमात है जिसका तस्करा हो रहा है, चाहे वो हुकूमत है, और चाहे वो मसालहतकार। झूठ अपनी जगह, लेकिन आपने देखना है कि दी स्टैंडिंग ऑफ द स्टेट, अगर आप स्टैंडिंग ऑफ द स्टेट को नहीं आप एक्नॉलेज करोगे और उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, ये तो कई लोग आएंगे। अब फॉर एग्जांपल जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी ले लो, इसका कोई राइट नहीं है कि ओके जी उसने ये कह दिया, उसने फिर आप भी साइडलाइन कर दो, डेनमार्क को भी कर दो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को भी कर दो, हर एक को कर दो। ये मुल्क इस तरह नहीं चलते। सिर्फ एक मिनट, टीएलपी के मामले में जो अभी नई बात सामने आई है ना, वो वही बात है जो कंफ्यूजन की है। लेकिन इसमें जो बात उन्होंने ऐड की है, उन्होंने कहा चूंकि हुकूमत ने टीएलपी के साथ एग्रीमेंट किया था कि फ्रांसीसी सफीर को निकाला जाएगा, मगर उसका फैसला पार्लियामेंट में करेंगे। उनकी डिमांड पार्लियामेंट के जरिए उसके फैसले तक आज भी महदूद है। लेकिन जो बात बुखारी साहब कह रहे थे झूठ,
इनके तो हालात ये हैं कि इनसे आज मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि आपने तो पंजाब में रेंजर बुलाई हुई है ना, उस रेंजर का क्या आप मेरा स्टेटस ख्याल है? तो जैसे कहते हैं ना खान साहब के जो वापस आते झूठा हैं, फिर मुकदमा हम दर्ज कराए अपने मुखालिफ के खिलाफ, उसके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। सर, ये- पंजाब हुकूमत जिसने खुद अदालत को अप्रोच किया कि इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, इनको बैन करार देना चाहिए, इनको गिरफ्तार रखना चाहिए, वो वहां से पिटीशन वापस ले रही है। ये बाबा ये हो क्या रहा है हमारे मैं साथ? बहुत से- मैं ये ब्रेक तो पे जा रहा हूं, तमाशा हो ब्रेक रहा है। से- ब्रेक ये पे जा रहा हूं, समझते हैं, ब्रेक से establish हो रही है, वापस मैं कह रहा हूं आता गर्क हो रहे हैं दिन ब दिन। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। ख्वाजा नज़ात जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजा नज़ात। ख्वाजा नज़ात, दो ऐसे नुक्ते हमारे सामने अब आ रहे हैं जिसका जवाब इस समाज को, सोसाइटी को, हुकूमत को, हामियों को और मुखालफों को देना होगा। सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर तहरीक लिब्बैक के पाकिस्तान वाले वज़ीराबाद से आगे चले जाते और रेंजर्स फायरिंग कर देती और फिर लोगों की अमवात होती, तो एक मौक़िफ़ यह है कि फिर सारे मुल्क के अंदर एक बहुत भरपूर एहतजाज होता, जिसके नतीजे में मुमकिन है गवर्नमेंट को भी घर जाना पड़ता। एक तो सोच ये है। दूसरी सोच ये है जो पेश की है मुफ्ती मुनीब साहब ने आर्मी चीफ के सामने कि जनाब लाल मस्जिद के वाले दिन ये लिबरल जो थे ये 12 बजे तक हुकूमत की बुराई कर रहे थे, और फिर जब कह रहे थे हुकूमत की रिट कहाँ है, और जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो सुबह तमाम लिबरल हुकूमत के मुखालफ धड़े में शामिल हो गए। ये बहुत संजीदा मामला है, इट्स ए वेरी सेंसिटिव इशू, एंड आई विल आस्क बुखारी साहब, आपसे शुरू करता हूँ बिकॉज आप इस्लामाबाद में बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आपका खान साहब। गुजारिश ये है कि मैंने मुफ्ती मुनीब साहब के सारे बयानात को बहुत गौर से देखा है। वो एक तरफ तो जनाब आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को सारा क्रेडिट दे रहे हैं कि उनकी वजह से ये मसला हल हुआ है, लेकिन दूसरे ही सांस में वो ये शायद नहीं उन्हें बावर हो रहा कि वो हुकूमत की ऐसी तैसी कर रहे हैं कि हुकूमत तो कहीं ना चाहती थी मुआहदा हो, ना किसी चीज़ के लिए राज़ी थी। ये तो सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से सारा कुछ हुआ है। मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब जैसे मुज़ाकरतकार अगर हासिल रहे हुकूमत को, तो इसका तो जल्दी बेड़ा गर्क हो जाएगा। गुजारिश ये है कि इस किस्म के सेंसिटिव मामला जात के ऊपर इतना वीक किस्म का प्रेमिसेस लेना या ऐसे बयानात देना जिनको दोनों तरफ इंटरप्रेट किया जा सकता हो, उससे सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। मैं एक बार फिर इंतहाई जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि ये मसला हतमी तौर पर हल नहीं हुआ है, ये टेम्परेरी ट्रूस है, ये टूटेगा और फिर टूटेगा, और हुकूमत की तरफ से नहीं टूटेगा, दूसरी पार्टी की तरफ से टूटेगा। उसकी वजह यह है कि जो कुछ इस वक्त सूरत हाल को डिफ्यूज करने के लिए उन्होंने मान लिया हुआ है, उस पर अमल करना हुकूमत के बस की बात ही नहीं है, और सबसे ज्यादा जिल्लत जिसकी होगी वो पंजाब हुकूमत है। ख्याल वो जावेद का रोल रहने। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, नंबर 1 ये इन्होंने बात बिल्कुल सही की है, ट्रूस, ये नेगोशिएशंस कंप्लीट नहीं हुई हैं, इसमें एम्बिग्विटी क्या रह गया? जब कालाजम का लफ्ज वापस ले लिया जाएगा, उनके तमाम दोस्त रिहा किए जा रहे हैं, और साद वो जो साद रफीक साहब का है वो मामला भी मेरा ख्याल है 6 तारीख को, वो भी कुछ 6 नवंबर को है अगली पिटीशन। इसको सुने तो सही। आप कह रहे हैं ना, देखें अभी नहीं, वो जिन आप रिहा किसको किए, 90 एक्टिविस्ट को, वो कोई कहता 800 किया। अब द क्वेश्चन इज आपने उनको किस बेसिस पे रिहा किया कर दिया? आपने ऑन शेड्यूल 4। व्हाट इज शेड्यूल 4? शेड्यूल 4 इज कि जिस पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, जिस पे क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको नहीं रिहा किया गया। अब ये चीज़ है, शेड्यूल 4 के तहत आपने कर दिया 800, आगे भाई बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई वैसे लोग होते हैं, पकड़ के उनको बंद कर दिया, छोड़ दिया आपने, ठीक किया, बिल्कुल अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग। नाउ जो क्रिमिनल जावे, जो क्रिमिनल शेड्यूल 4 से इतनी आसानी से निकल ही नहीं सकता आदमी जी। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप खान साहब, शेड्यूल 4 से निकलने का प्रोसेस आपसे ज्यादा बेहतर कौन समझता है? तो सारा कुछ हो जाता है। नहीं अब बुखारी साहब इज राइट, इतना आसान काम नहीं है। ये इतना ही आसान है। मैं 2-3 बातें करूंगा ताकि पूरी समरी करूंगा। देखें, इस हुकूमत ने सारे रॉन्ग इनिशिएटिव लिए। पहले टीएलपी को मलाइन किया, इंडियन एजेंट का, और उन पे हर तरह के इल्ज़ाम लगाए। फिर जब बात तसादम तक पहुंची तो इंटरवेंशन हुई तो मामलात को रफा दफा करके वापस लाया गया।
इस पूरी एपिसोड से आपको दो क्वेश्चन राइज होते हैं और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिस पे मेरा आपसे क्वेश्चन बनता है। पहली चीज क्या है, अब हुकूमत को चाहिए हमें सच या झूठ तो बता दे। जो बुखारी साहब बात कर रहे थे, आपने इतने झूठ मार दिए, अब सारा कुछ आपको यू टर्न रिवर्स लेना पड़ा है। अब इस मासूम कौम को सच तो बता दें, कौन सच्चा था या कौन झूठा था, क्योंकि टीएलपी पे भी इल्जाम आते हैं और हुकूमत ने भी गलत किया। और आखिरी बात, सवाल ये बनता है इस कौम का कि जिन पुलिस वालों को आपने मुस्तकबिल में इस तरह की चीज़ों को टैकल करने के लिए भेजना है, उनके मोरल का क्या होगा। ये लेट मी कैरी ऑन। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। आप या तो अपने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का मोरल ऊपर रखें बिकॉज दे आर डिफेंडर्स ऑफ द फेथ। एक दूसरा, अगर आप इनके इस तरह छोड़ के आप नेगोशिएशन शुरू कर देंगे तो फिर हर बंदा विली निली नेगोशिएशन हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ जो चीजें तय हुई हैं, जो आप खान साहब एक जुमला मुझे कहने दीजिए, वो मामला अब अनफोल्ड हो रहे हैं। जो बुखारी साहब का जुमला है ये ट्रूस है। ये बुखारी साहब नॉट ए ट्रूस, ये बुखारी साहब अनफोल्डिंग ऑफ दैट एग्रीमेंट। एक जुमला मेरा एक जुमला सुन लीजिए। ये पुलिस जो है, जिसके लोग जवान शहीद हुए, उनका हिसाब किताब तो एक तरफ छोड़ दीजिए। जिन लोगों ने रिस्क लेके इन लोगों को पकड़ा था, इनके ऊपर टेररिस्ट के केसेस दायर किए थे, अदालतों में अपील लेके गए थे कि इनको रिहा न किया जाए, वो पुलिस क्या दोबारा इस हुकूमत के कहने पर ऐसा कोई काम करेगी? इसी हुकूमत ये का सबसे तो बड़ा सवाल है। बुखारी पुलिस साहब के बारे में इनके पास मुदब्बराना सोच नहीं है, इनके पास लॉन्ग सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। बुखारी साहब का सवाल यही है। ठीक है बुखारी साहब, ये आपका सवाल ठीक है। इसका मतलब है मुफ्ती मुनीब के इस बयान ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? ये बिल्कुल खोल दिया। मैं आपको दो मिसालें दे देता हूं अगर आप मुझे इजाजत देंगे। देखिए, जाइए आप जो शिया सुन्नी फसाद हुआ था इस्लामाबाद में, वहां पुलिस के ऊपर सारा मलबा डाल के सारी पार्टियां एक तरफ हो गई, आपके सामने है। मॉडल टाउन पे आ जाइए, पुलिस के लोग जो हैं उनकी जो जिल्लत हुई कामों की में, जो हुई भेरा एक्सचेंज के ऊपर, जो लाहौर शहर में हुई, उसके बाद कोई वाली वारिस बना पुलिस का, तो इस पुलिस से क्या तवक्को रखेंगे आप? ना ये बात ठीक है। ये मतलब ये है कि ये जो नई डिबेट शुरू हुई है, तो मेरा ये कहना फिर ठीक है कि मुफ्ती मुनीब साहब ने एक ऐसा खोल दिया, इसका जवाब रियासत को वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पे खुल के देना होगा। क्योंकि मामला तो यही है ना कि मैं तो उस दिन पहले दिन से कह रहा हूँ कि खुफिया मुआहदा गलत होता है, दुरुस्त नहीं होता। आप भला न जाए पार्लियामेंट में, आपको पार्लियामेंट पसंद नहीं है, लेकिन हम आवाम जो इस मुल्क के स्टेक होल्डर हैं, हमें तो बता दो। क्योंकि अगली बात है अपना 4th शेड्यूल और तंजीम का कालदम का लफ्ज़ ख़त्म होना, और फिर आपको 7 रिजवी की रिहाई तो बड़ी फिर क्लियर नजर आ रही है। तो फिर हुआ क्या? हुआ जो आप बातें कर रहे हैं वही तो हुआ है। इस तसादुम से बचने के लिए जो बात इस हुकूमत को पहले करना चाहिए था, ये सारा कुछ गुआ के किया है। जवेद माफ करना, अगर मुनीब साहब का बयान यही है फ्रांसीसी सफीर के बारे में और शेख रशीद साहब का बयान यही है, तो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ये बयान संजीदा लिया जाएगा, फ्रांस में भी ये बयान संजीदा लिया जाएगा, यूरोपियन और खान साहब फिर तवक्का मीडिया से की जाती है कि मीडिया साथ दे हुकूमत का। जब हमें सही सूरत हाल का ही नहीं पता तो हम साथ क्या देंगे, जब हमें मुआहदे की शिकों का ही नहीं पता। करती है मुआहदे हुकूमत करती है और साथ मीडिया दे। गंद हुकूमत करती है, गलत फैसले खुद करती है, मरवाती अपने बंदे को और साथ हम दें। देखें बात सुने, ये सब पे प्रोज एंड कॉन्स हैं। अभी इन्होंने जब इनिशियली इस सारे सिलसिले की बात की, क्रेडिट आप एक आदमी को देंगे यहाँ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये मुल्क टेस्ट में जा रहा था और ये टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि आर्म फोर्सेस अगर आ जाती तो ये टेस्ट जो है ना बड़ा भयानक होना था। ये टेस्ट क्यों हो रहा था? देखिए, हुकूमत की जिद की वजह से ना, हुकूमत की नाहली की वजह से। मैं खत्म, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है। नो मिसइंटरप्रिटेशन। इमरान खान के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, फवाद चौधरी के बयान ऑन रिकॉर्ड हैं, शेख रशीद के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं। जब आप गलत फैसले करेंगे तो ये कुछ तो होगा। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। मैं इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सही फैसला करवाया, वेरी गुड, लेकिन सवाल है कि अगर आइंदा फिर ऐसा हुआ, आइंदा कोई जत्था इकट्ठा हो गया, आइंदा उस जत्थे ने ये हरकत की,
उस जत्थे को घर से बाहर निकल के रोकने के बारे में रियासत ने क्या फैसला किया? रियासत वो तो बता दे मुझे। बिल्कुल यानी कि उस एंड पे जाना कि पहले पुलिस को फैंटी लग जाए और मुजाहिरीन में से कुछ लोगों की जिंदगी चली जाए, फिर रेंजर्स को लाके खड़ा कर दिया जाए और कहा है कि अब आगे बढ़े तो रेंजर्स गोली चलाएगी और पूरे मुल्क के अंदर एक तूफान आ जाएगा। तो ये तो फिर अजीब किस्म का मुझे लगता है खेल सारा। इसका फैसला करना होगा। ऐसे लोगों को नहीं इजाजत देनी चाहिए जो इस तरीके से मजहबी जज्बात को भड़का के उनको इस्तेमाल करते हैं और उन लोगों को सड़कों पर ले लाते हैं जिनकी फिर डेड बॉडीज उनके घरों में जाती हैं। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक खुदात। हम तेज तेज इसलिए बोल रहे थे और इतना ऊंचा इसलिए बोलते हैं कि मसला बहुत अहम है। दोबारा नहीं हम बर्दाश्त कर सकते, दोबारा ये रियासत नहीं बर्दाश्त कर सकती। इस रियासत के इदारे इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं, मुझे तो डर है कि क्या होगा। और खंदकें खोदने से, सड़कों को काट देने से, पाकिस्तान के सारे कंटेनर ला के रास्ते बंद कर देने से तो मामलात नहीं तय होंगे ना। इसका कोई हल परमानेंट निकालना पड़ेगा कि क्यों ऐसे लोगों को इतनी इजाज़त हो जाए कि वो शहरों को यरकमाल बना लें, वो अदारों को यरकमाल बना लें और फिर वो फ़ौज पाकिस्तान के पास चले जाएं और उनसे मदद मांग के एक ऐसा मुआहदा कराएं जिसको खुफिया रखा जाए। अब हमारा मसला फिर वही है, ये भी मसला वैसे ही है जैसा हम रो रहे हैं उसका मुजाहिरीन का कि कोई पॉलिसी की समझ नहीं है। अब महंगाई है, मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि महंगाई को हल करने के लिए मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर ने 120 अरब रुपए का पैकेज देने का फैसला कर लिया है। बुखारी साहब, ये 120 अरब रुपए को हमारे एक दोस्त ने तकसीम किया है, मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। वो ये कहता है कि हर पाकिस्तानी को आटा, दाल और घी में 1 रुपया 40 पैसे सस्ता मिलेगा। उसने गालिबन तकसीम किया है इस 120 अरब को जिस आबादी के 130 मिलियन में जो आबादी का तस्करा किया गया है और फिर उसको उसने पर डे निकाला है। भाई क्या है यार जावेद, तुम तो मार बने फिरते हो। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि मुझे तो प्राइम मिनिस्टर की इस बात की ही नहीं समझ आई कि कल का एड्रेस वो क्या कहना चाहते थे। वो कहते हैं कि वो तुम्हें समझ नहीं, मैं समझा प्लीज। उन्होंने इस मुल्क में कहा कि बहुत महंगाई हो गई है और मैं 120 पहले तो बड़ा डंडोरा पीटा ना कि पता नहीं कितना बड़ा पैकेज आने वाला है, कितना बड़ा अवाम की उम्मीदें निकाली। उसके बाद का जी 120 अरब और साथ बता भी दिया कि वो 120 अरब उन्होंने कलेक्ट कैसे करने हैं। साथ ही कहा कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी। मैं इतने मासूम अपने प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल करना चाहता हूं कि जब आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएंगे, जो आपने एडवांस बता दिया, बढ़ेगी तो फिर चीजें किधर जाएंगी? महंगाई तो फिर बढ़ जाएगी। जो आप 10, 20, 100 रुपए का रिलीज देना चाह रहे हैं, ये जो कहते हैं महंगाई फिर बढ़ जाएगी। देखिए, मैं समझता हूं उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि आपको बताया कि प्राइस बढ़ेगी, इंस्टेड कि आपको सरप्राइज दें, पीछे जाके देखिए रियलिटी को एक्सेप्ट करें। देखिए, आपको बता दिए, आपको पता है महंगाई है। कौन सा वजीर आजम है कहीं किसी मुल्क का कि लोगों पे बर्डन डाले कि भाई ये हमारी जो इस वक्त जो सिचुएशन है इतनी अच्छी नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। आप देखें, आप एडवांस बता दिए। नहीं, एक सवाल ताकि पीछे जवाब दे दें। ये जो कार्टेल है, माफिया है, ऑयल माफिया, जिसका 2 साल पहले इतना बड़ा स्कैंडल आया था, उसका भी जवाब दे देना। जिनको आपने एडवांस बता दिए कि हमने पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी है, वो क्या करेगा? ये आपने सही कहा। इसकी इंक्वायरी मेरे को भी मौका दें खान साहब, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अपना बुखारी साहब, आप इस्लामाबाद में, आप वहाँ बहुत बोल सकते हैं। आप लाहौर में बोल लेंगे। बुखारी साहब बोलिए। खान साहब, गुजारिश ये है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर बहुत मासूम आदमी है। वो एक तरफ तो कहता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, हम इससे महंगाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ अपने वजीरों को कहता है जाके अवाम को बताओ पाकिस्तान दुनिया में सस्ता तरीन है। भारत में तेल महंगा है, बांग्लादेश में तेल महंगा है। वो ना उनकी पर कैपिटा इनकम देखता है, ना उनका कंपैरिजन उनकी करेंसी की वैल्यू के हिसाब से करता है। सारों को इंस्ट्रक्शन ये आपके सामने है, 50 दफ़ा ये इंस्ट्रक्शन जो है हमें सुनाई गई हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर कहता है कि कोई महंगाई नहीं है। ये जो रिलीफ आया है
इस पर तो मैं इतना दुखी हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप ये दुखी 5 क्यों रुपए हैं? पर पर्सन बनता है। 5 रुपए अगर आप फकीर को देखें दे तो वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे भिखारी आप हैं। ये रिलीफ है। एक बात। दूसरी बात देखिए, ओगरा कहता है प्राइम मिनिस्टर साहब तेल की कीमतें बढ़ गई, 2 रुपए पर लीटर बढ़ा दे। प्राइम मिनिस्टर अवाम के शदीद एहसास में, उनका ख्याल करते हुए, उनके दुख में शरीक होते हुए बुखारी साहब, आप 10 रुपए पर नेगेटिव लीटर बात बढ़ा कर रहे देता हैं। है। बुखारी साहब, एक तो आप ये है। नहीं, नहीं, देखें, जब- negative जब- से एक पॉजिटिव बड़ी जब- अच्छी बात की है प्राइम मिनिस्टर ने। क्या? बहुत खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि आज 2 खानदान जितनी करप्शन की है उसका अगर आधा भी मुझे दे दें तो मैं महंगाई आधी खत्म कर दूंगा। मेरा प्राइम मिनिस्टर जो मासूम है, मेरा प्राइम मिनिस्टर, मैं उनसे क्वेश्चन ये करता हूं, पहले तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं 3.5 साल से, मुझे ये बताएं इन दोनों खानदानों ने कितनी करप्शन की है जिसको आज तक आप ना नैब, तमाम एजेंसियां, अदारे होने के बावजूद सुराग तक नहीं ला सके, Very good, लगा good सके, point. ना के रिकवर करते। एक तो मुझे अमाउंट, खान साहब मुझे अमाउंट बताई जाए बताएंगे ताकि आप। मुझे कम से कम हम पता बताएंगे, तो हो आपको बताएंगे। कि 22 करोड़ अवाम अगली- की 50% महंगाई इतनी अमाउंट में कम हो सकती आपको है। बताएंगे। देखिए यार, आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। आपने मेरा भी एक नुक्ता था, उसका फायदा उठा लिया है। आप प्राइम मिनिस्टर के बयान को मुस्बत क्यों नहीं लेते? मुस्बत देना कि हर पाकिस्तानी को 6 महीने के लिए रियासत की तरफ से 923 रुपए मिलेंगे। हैं? माशाल्लाह। ये आप क्यों नहीं सोचते? ये आप क्यों कहते हैं मेरी तरह, जो मैंने कहा पहले ये कि रोजाना जनाब मिलेंगे? नहीं, 6 महीने के लिए 923 रुपए, हर महीने? 6 महीने के लिए अच्छा, माशाल्लाह। 923 रुपए मिलेंगे आपको। अभी इस पे क्या आप चाहते हैं? हाँ, ये कि अगर ख़ानदान बचत कर ले, 600 रुपये बचा ले, तो महीने में सारी एक बचत ही है। दफ़ा मुर्गी खा सकता है। नहीं तो आप खा रोजे- सकते हैं। खान साहब, अगर आप रोजे मुझे रखने इजाजत शुरू दें तो कर मैं देना, सबसे प्राइम बोले, मिनिस्टर आप साहब बोले। का जो रिलीफ है बोले बोले इसका एक तारीखी आपको पस मंजर बता दूं, अगर आप इजाजत दें मुझे। बोले बोले आपको याद होगा 1960s में अयूब के दौर में PL 480 आया करती थी अमेरिका से। तो उस वक्त का अखबार था एक कोहिस्तान, उसमें एक कार्टून छपा कि अंकल सैम खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का नुमाइंदा खड़ा हुआ है। वो ऊपर से डॉलर डाल रहे हैं डब्बे में, डब्बे का पेंदा नहीं है, नीचे उसने अपना हैट रखा हुआ है। ये हमारे साथ बिल्कुल वही हो रहा है। तारीख दोहरा रही है अपने आप को। प्राइम मिनिस्टर एक तरफ रिलीफ की बात करते हैं और दूसरी तरफ कमर तोड़ देते हैं महंगाई कर करके। तो मुझे ये बताइए, इसको मैं रिलीफ कैसे कहूं? खान साहब, आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। मैं नहीं ज्यादती लोगों से कर आप रहा, धोखा कर रहे हैं। मैं ज्यादती नहीं कर रहा। नो नो, ज्यादती शहबाज शरीफ कर रहा है। अब शहबाज शरीफ ने एक अजीब सवाल खड़ा कर दिया है। वो कहता है ये पैसे आएंगे कहां से? यानी उसको यकीन ही नहीं है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है इतने पैसे हैं भी। वो सोल्यूशन दिया उन्होंने। सोल्यूशन कहा नहीं है कि पेट्रोल की प्राइस, क्योंकि IMF की कंडीशन है क्या आपने ले पीजे आपका ख्याल है ये 120 है? नहीं, मैं पीजे से भी मेरा सवाल है। उनको बोलने में वो बहुत बोल रहे हैं, 120 बोलने अरब में। रुपए का जो रिलीफ है, जी। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं इनके पास पैसा नहीं है। ये कहता है कि वो पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देंगे। मतलब 120 अरब रुपए की पेट्रोल की प्राइस अगले 6 महीने हमें देनी पड़ेगी। और देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ देता हूँ। जब ये एक गवर्नमेंट गई तो $80 पे था, $150 पे आपका बजट आ गया। आप उसको संभाल नहीं सके, आपके पास हर चीज़ मौजूद थी। अब क्वेश्चन इज़, आपके पास हर चीज़ मौजूद है, इसको जो आप कह लो कि रन करने की जो टेक्निक है, या आप कह लो कि इसको जो रनिंग इसका मोडस ऑपरेंडी है, वो मैं समझता हूँ वहाँ एक प्रॉब्लम में है। हमें चाहिए, हमारे पास बड़ा बड़ा ब्रेन पड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर जो कि इसको रिकवरी पे ला सकता है। द क्वेश्चन इज, अगर यहाँ कोई चीज़ नहीं है तो फिर आप उसको अडेप्ट करें। शब्द की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक ही सेज कि भाई दोनों मिल के बैठ के बात करो। ठीक है, हमें बताओ प्रॉब्लम क्या है। फाइनल आप प्राइम मिनिस्टर के पीछे वैसे ना मैं- मैं प्राइम मिनिस्टर को ब्रेक। कुछ नहीं कह रहा। बात यह है कि उन्होंने कहा कि इस जेब से मैं पेट्रोल से 500 अरब निकाल के इस जेब में अवाम को दे दूंगा। अरे ख्वाजा साहब, लेकिन एक क्वेश्चन है खान यही साहब तो बजट आपसे, होता है। क्या पूरे दुनिया में माशाल्लाह आपका 40-40 साल का तजर्बा, कोई एक मुल्क मुझे बता दें जिसने करप्शन की पैसे कलेक्ट करके मुल्क की 50% महंगाई खत्म की हो? बुखारी साहब, आपसे भी मेरा ख्वाजा क्वेश्चन है। जावेद ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये 120 अरब रुपया कैसे लोगों तक पहुंचेगा। सुना है कि ये कोई इंतज़ाम कर रहे हैं दुकानदारों को देने के, कुछ करियाना स्टोर्स को नॉमिनेट करेंगे जहाँ पे लोग उस करियाना स्टोर पे जाएंगे
और ये 3 चीज़ें जो हैं ये वहाँ से ख़रीदेंगे अपना 30% कम रेट पे। वो किराना स्टोर कब आएंगे, कैसे आएंगे, इस सारी चीज़ के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, और क्योंकि अभी हमें बताया नहीं गया, जब बताया जाएगा तो फिर हम उस पर डिबेट करेंगे। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, महंगाई पे बात हो रही है। ये मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये जो पैसे हैं लोगों तक जाएंगे कैसे, क्योंकि एक तो आपके पास यूटिलिटी स्टोर का एक सिस्टम है, 6000 यूटिलिटी स्टोर तकरीबन सारे पाकिस्तान में है, तो इतना सारा पैसा 6 महीने में कैसे पहुंचेगा? और याद रहे कि ये एहसास का पैसा नहीं है जो सानिया निस्तर के ज़रिए या उसकी तंजीम के ज़रिए जाता है, ये और पैसा है। मुझे इसके मैकेनिज़्म की समझ नहीं आई है। बुखारी साहब, आपको कुछ समझ आती है ये पैसा कैसे पहुंचेगा लोगों तक? देखिए, इसका कोई तरीका कार नहीं है। हमें माजी में 2 मिसालें मिलती हैं। एक डिपो सिस्टम होता था, अगर आपको याद हो, जिसके आप बहुत बड़े हामी रहे हैं, कि वो एक ग्रास रूट लेवल तक रिलीफ पहुंचाने का काम था। फिर उसके बाद यूटिलिटी स्टोर का आइडिया आया, लेकिन उसको भी किस तरह से अब्यूज़ किया गया आपके बिल्कुल सामने है। 2 बातें बिल्कुल तय हैं। खान साहब पनाहगाहें और लंगर खाने बना के कौम को आप आदि भिखारी बना रहे हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं दे रहे। ये बिल्कुल रिलीफ नहीं है। आपको याद होगा, मैं और आप एक प्रोग्राम में थे बहुत पहले, जब मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, हमने ये बात कंसेंसस से कही थी कि 22 अरब रुपए सस्ती रोटी में जो झोंक दिए आपने, अगर इसकी आप 100-2.5 अरब की मिलें लगा देते आटे की, तो कम से कम 50 लाख लोगों को परमानेंट रिलीफ मिल जाता। यही कुछ ये कर रहे हैं। ये रिलीफ के बहाने भिखारी बना रहे हैं पूरी कौम को। इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती आपको। मैं आपको कन्विक्शन से कह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर ग्रास रूट लेवल तक लोगों के पास रिलीफ पहुंचना, उसकी 2-3 कोशिशें हुई हैं। अगर आपको याद हो, 12,500 रुपए जो पर पर्सन पे करना था, उसके अंदर हमारे ने क्या अजीम कारनामे सर अंजाम दिए थे, उसकी तफसील का वक्त नहीं है। जी सबसे पहले जब आप बात करते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की और ये टेम्पररी एडॉक सिस्टम रमज़ान बाज़ार, आप कंसिस्टेंसी दिखाएं 365 दिन के अंदर। ये नहीं कि आप यूटिलिटी स्टोर, कितने लोग जाएंगे यूटिलिटी स्टोर में? है भी 6000 सारे पाकिस्तान में। 6,500 कितने? मैंने पिछली गवर्नमेंट को भी कहा, उससे भी पहले कहा, ये यूटिलिटी स्टोर इज़ अ टेम्पररी सेटअप। ये जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं, वी वांट अ लॉन्गर टर्म सेटअप, कि जिसके अंदर आप लोगों को खुद कफील बनाएं। आप इनको बेगर्स मत बनाएं कि ये जी जो भी होगी गवर्नमेंट सब्सिडी देती जाएगी यूटिलिटी स्टोर में। आपने कहीं से कहीं से तो पैसा लगा के लगाना है ना, उधर कहीं से निकलेगा ना, 120 अरब किसी जगह से निकालोगे, और फिर ये जिसकी कोई वापसी नहीं है, कीमत बढ़ा के आप पूरे कर लेंगे। जी, आप बात कर रहे हैं। और इस चीज को, एक तो आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि हाउ आर यू गोइंग टू डिस्पर्स द फंड्स, क्योंकि 100 दैट्स अ लॉट ऑफ मनी जावेद। एंड एट द एंड ऑफ द डे, आपको पता कोरोना के पैसों पे अभी तक डिबेट चल रही है, कहां गए, किधर गए। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए जावेद। जब 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 इनकॉम्पिटेंसी होती है ना, जो मैंने मुशाहिदा किया है, तो हमेशा आप या एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं या शॉर्ट टर्म मेजर्स अडॉप्ट करते हैं। और शॉर्ट टर्म मेजर्स ये सब ने किए, इस गवर्नमेंट ने नहीं, सब ने किए। फिलहाल तो हम इस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना। नहीं, अभी क्या है, बुखारी साहब ने कहा कि पिछली हुकूमत जब शहबाज सस्ती रोटी तो सबने क्रिटिसाइज किया था ना, सबने कहा गलत है। देखिए, मुल्कों के सोल्यूशन और मुल्कों की इकोनॉमी और मुल्कों की गुर्बत लॉन्ग सस्टेनेबल मॉडल से निकलती हैं, जहां आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी होती हैं। और अगर आप हर चीज में झूठ बोलना शुरू कर दें, जैसे ये एक्सक्यूजेज लेते हैं कि जनाब आली पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की, तो आज मैं फिगर्स देख रहा था, पाकिस्तान में अगर पेट्रोल 138 रुपए है तो इंडिया में 107 रुपए। छोड़ दो, पहले इधर आओ यार, ये पैसे कैसे जाएंगे 120 रुपए लोगों तक? मुझे तो सिर्फ इसका एक ही तरीका है, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि मैं पेट्रोल की प्राइस बढ़ाऊंगा। IMF ने कंडीशन लगा दिया है कि मेरे दोस्त जावेद, वो आपकी बात ठीक है, कर लिए ना, पैसे यहां से लाए निकाल। मैं कह रहा हूं 120 अरब रुपए जिसकी बात की जा रही है, जो कहा जा रहा है कि खानदान को मिलेंगे और इतने पैसे मिलेंगे, आपके पास 13 करोड़ लोगों को आपके महाना 2 अरब रुपए की सब्सिडी। अगर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट देखना चाहते हैं तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एक एहसास प्रोग्राम और दूसरा आपके पास यूटिलिटी। एहसास के लिए 260 अरब रुपए अलग दिए जा रहे हैं। वो तो अलहदा जाता रहेगा, ये अलहदा सब्सिडी देंगे।
और तीसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप किसी स्टोर्स को या मालिकान को या ओनर्स को या कोई नया एडवेंचर करेंगे तो उसमें इतनी ज्यादा मिसहैप होंगे, इतनी ज्यादा corruption होगी, तो कहाँ जाएंगे पैसे? 154 रुपए 13 करोड़ लोगों को हर महीने मिलेंगे। 154 ये करोड़ बिल्कुल रुपए मिलेंगे। जाया जाएंगे, इसका क्या फायदा होगा? देखिए अभी इस वक्त जिस पोजीशन पे, जिस बुरहान पे आप हैं, आपको एक कोरोमिन का इंजेक्शन चाहिए। ये कोरोमिन का इंजेक्शन है लॉन्ग टर्म, ये 6 महीने का कहा है ना वजीर आजम ने। 6 महीने। और तो ठहर जाए 6 महीने, क्या आपको प्रॉब्लम है? वो आपको एक रिलीफ दे रहे हैं। प्रॉब्लम इस है, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, प्रॉब्लम तो मुझे कुछ भी नहीं है आपके दोस्त से। नहीं, आई नो। नहीं, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या ये 13 करोड़ लोग हैं, इनको किस रास्ते पे भेजना है मैंने? इनका दुकानदार कौन होगा? किसके पास जाके ये 3 चीज़ें जो सस्ती ये मांगेंगे, आटा, दाल और घी, तो कुछ स्पेसिफिक प्लेस होगी ना जहाँ जाएंगे। वो स्पेसिफिक प्लेस का मतलब मेरे लिए में तो नहीं अभी तक आई। अच्छा, यहाँ जो मेरा ख्याल है यहाँ उनको जो खुद एक नहीं पता प्रॉब्लम अभी तक आएगी कि कैसे करना है। जावेद, यहाँ जो प्रॉब्लम एक आएगी जो कि बड़ी एक्यूट प्रॉब्लम है कि जिन लोगों के पास आईडी कार्ड्स नहीं है वो उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने तो आज तक इंजेक्शंस भी नहीं लगवाए अपने वैक्सीन के, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आईडी कार्ड इज योर की टू गेट एनीथिंग डन इन दिस कंट्री नाउ। आपको कुछ कहना है बुखारी साहब? बिकॉज प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआने के करीब है, बताइए आप कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में? मेरे ख्याल से ये अप्रोच फॉल्टी है। ये डिफॉल्ट के जरिए पैसे को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है जिसका कोई फायदा नहीं होगा। ये 120 अरब रुपए ये गल्प कर दिया जाएगा, ना कोई गुर्बत की लकीर से ऊपर आएगा, ना किसी के लिए परमानेंट कोई सोल्यूशन होगा। ये मैंने जैसा पहले कहा, मैं फिर कन्विक्शन से कह रहा हूं, इस तरह के रिलीफ पैकेजेस ये सिर्फ हुकूमत की नेक नामी हुकूमत समझती है कि हमारी होगी इससे, लेकिन इससे कोई कंक्रीट फायदा कभी हासिल नहीं हुआ। ये पैसे को डंप करके लोगों को भिखारी बनाने की एक और रवायत है। देखें, जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, बिजली की बड़ा- प्राइस बढ़ेगी, तो ये इंडस्ट्री बराबर हो की जाएंगे। इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो सब कुछ बराबर हो अच्छा, जाएगा। तो ये से- जो बुखारी साहब कह रहे हैं 120 अरब, वो वैसे का वैसे ही जाया हो जावेद जाएगा। इकबाल, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। लेकिन ये स्टे पॉजिटिव अगेन जाने से पहले, मैं प्रोग्राम को खत्म करने से पहले फिर मैं पूछूंगा एक बात, तरीका कार का तो तयन कर दो। 120 अरब मोटे रुपया सप्रेंडाई बता दें क्या होगा मोटे सप्रेंडाई एक। और ख्वातिहत आज हम बात करना चाहेंगे पर भी उस पर, और बदकिस्मती से कोरोना के केसेस भी सामने आ रहे हैं। वक्त नहीं है हमारे पास आज। कल जब आपसे मुलाकात होगी तो डेंगू पर हम गुफ्तगू करेंगे। और एक चीज़ है, जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक और बात कह दी है कि शहबाज शरीफ से हाथ मिलाने का मतलब है कि मैंने करप्शन को तस्लीम कर दिया। इन पॉइंट्स पे इंशाल्लाह कल बात होगी, कल की मुलाकात में। कल तक मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।